हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू एटम्स। और आज हम फिर से आपके साथ इग्नू एमएससी जूलॉजी का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि असाइनमेंट से ही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोजेनेटिक टेक्निक्स। तो पहले बात कर लेते हैं कि साइटोजेनेटिक टेक्निक्स होती क्या है। तो साइटोजेनेटिक टेक्निक्स क्रोमोसोम के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है, चाहे वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या किसी नंबर से रिलेटेड, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है उसी को हम साइटोजेनेटिक टेक्निक्स कहते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट यूज़ की जाने वाली जो दो टेक्निक्स है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो जो टेक्निक्स हैं उनमें से पहली है कैरियोटाइपिंग और सेकंड है फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम फिश भी बोल देते हैं। तो पहले बात करते हैं कैरियोटाइपिंग की। तो कैरियोटाइपिंग क्रोमोसोम की जो नंबर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसके अंदर पूरे क्रोमोसोम के पूरे कंप्लीट सेट को हम एनालाइज कर सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिक जगह को ध्यान में ना रखते हुए पूरे क्रोमोसोम के पूरे सेट को ही हम इसको विजुलाइज करके और पूरा एनालाइज कर सकते हैं कैरियोटाइपिंग टेक्निक के अंदर। और ये मेनली जो एबनॉर्मलिटीज जैसे इनप्लॉइडी है, जो डिलीशन या डुप्लीकेशन, या डिलीशन का मतलब है हो सकता है कोई क्रोमोसोम जो हो वो वहाँ से पूरा का पूरा ही डिलीट हो गया हो। वो डिलीट होने से क्या होगा, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं तो उससे क्या होगा 45 या उससे भी कम रह जाएंगे। डुप्लीकेशन, कोई क्रोमोसोम डबल बन गया हो, 46 अब की बजाय अब 47 हो गए हो या 48 हो गए हो, ज़्यादा हो गए हो, तो अगर कोई क्रोमोसोम डबल हो गया, डुप्लीकेशन हो जाए, तो वो उसकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे। इन्वर्जन के लिए भी कैरियोटाइपिंग का यूज़ किया जा सकता है। इन्वर्जन में होगा कि जैसे ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है वहाँ से टूट जाता है, एक पार्ट टूट के और वहीं पे क्या है उल्टा जुड़ जाता है। तो इस तरह की जो एबनॉर्मलिटीज़ है उसको भी हम कैरियोटाइपिंग के द्वारा बता सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में जैसे ये पार्ट यहाँ से हट के डिलीट होके किसी और क्रोमोसोम के साथ में जाके जुड़ जाता है, तो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो इन सब जो एबनॉर्मलिटीज़ है उनके लिए हम कैरियोटाइपिंग का यूज़ किया जाता है। अब कैरियोटाइपिंग की प्रोसेस क्या है उसकी बात करते हैं। तो कैरियोटाइपिंग में सबसे पहले सैंपल कलेक्शन किया जाता है। सैंपल कलेक्शन के लिए हम पेरिफेरल ब्लड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमारी वैन से ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो उसी तरह इसमें भी पेरिफेरल ब्लड का यूज़ किया जाता है। नॉर्मल वैन से ही ब्लड को लिया जाता है। या बोन मैरो का यूज़ किया जा सकता है, बोन मैरो का सैंपल लिया जा सकता है। या एमनियोटिक फ्लूइड का यूज़ किया जा सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड आपको पता ही होगा, जिसमें फीटस जिस फ्लूइड के अंदर रहता है माँ के पेट के अंदर, तो उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो उसका सैंपल भी लिया जा सकता है नीडल के द्वारा। ज़्यादातर एमनियोटिक फ्लूइड का यूज़ जो है वो प्रीनेटल डायग्नोसिस, जन्म से पहले कुछ डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोरियोनिक वेलिस का भी सैंपल लिया सकता है, जो प्लेसेंटा होती है वहाँ से इस नीडल के द्वारा सैंपल लिया जाता है। इसका यूज़ भी प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए ही किया जाता है। तो ये सैंपल कलेक्शन हो गया। सैंपल कलेक्शन में मेनली हमें सेल चाहिए, तो सेल जो है हमें ब्लड से मिल सकती है, बोन मैरो से मिल सकती है, एमनियोटिक फ्लूइड से मिल सकती है, कोरियोनिक वेलिस से मिल सकती है। तो इनसे सेल्स का सैंपल हम ले सकते हैं। सेकंड जो स्टेप हमारे पास है वो है सेल कल्चर एंड अरेस्टिंग माइटोसिस। तो अब जो हमारे पास सेल्स आ गई, उन सेल्स का कल्चर करवाया जाएगा। उन सेल्स को कल्चर करवा के उनमें उनमें जो है उनको बार बार डिवाइड करके उनकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाए जाएंगे और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ाए जाएंगे। उससे क्या होगा, उसके बाद में जब इसके अंदर ये माइटोसिस हो रहा होगा, इसके अंदर डिवीजन चल रहा होगा, माइटोसिस हो रहा होगा, तो माइटोसिस के टाइम उसमें मेटाफेज के अंदर कोल्चिसिन के द्वारा उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा। मेटाफेज के अंदर इसलिए रोका जाता है क्योंकि मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो सबसे क्लियर दिखाई देते हैं। उस टाइम वो सबसे ज़्यादा मोटाई में भी ज़्यादा होते हैं और वो एकदम क्लियर उस टाइम दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मेटाफेज के टाइम में उनको कोल्चिसिन यूज़ करके और उसको वहाँ पे मेटाफेज के अंदर ही रोक दिया जाता है। अब जो इसके बाद जो आता है थर्ड स्टेप हमारे पास है क्रोमोसोम स्टेनिंग। तो मेटाफेज के अंदर हमने कोल्चिसिन के द्वारा जब इसमें आगे डिवीजन को रोक दिया और उस टाइम जो क्रोमोसोम थे काफ़ी मोटाई में हमें काफ़ी अच्छी तरह दिखाई दे रहे थे। तो अब हम उसको और ज़्यादा क्लियर देखने के लिए हमें उनको स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग मतलब उनको रंगना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। तो स्टेन करने के लिए हम जियास्मस स्टेन का यूज़ किया जाता है। जियास्मस स्टेन के द्वारा क्या किया जाता है, इसको स्टेनिंग की जाती है और इनको कलर दिया जाता है, जिससे क्या है ये लाइट और डार्क बैंड बन जाते हैं। और उसी उसी की हेल्प से क्या है हम क्रोमोसोम के जो पेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यस स्टेन के द्वारा इसके बैंड बनेंगे और बैंड के द्वारा हम क्रोमोसोम के पेयर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास वो है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। अब जो हमारे पास इनका पेयर जो बन गए, अब इनको माइक्रोस्कोप के अंदर लाके माइक्रोस्कोप के अंदर इनको हम एनालाइज करेंगे।
और क्रोमोसोम को उसके साइज़, उसके सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाएगा और अरेंज करने से तभी उसके बाद में हमारे पास क्या बनेगा, कैरियोटाइप। अरेंज करने के पश्चात जो हमारे पास बनता है उसी को हम कैरियोटाइप बोलते हैं। अब कैरियोटाइप बनने के बाद में क्या है, हम एनालाइज कर सकते हैं भी कौन सा क्रोमोसोम है वो डिलीट हुआ है या कौन सा क्रोमोसोम है जो डबल बन गया है, या किसी एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट पूरा का पूरा, जैसे क्रोमोसोम को आपको पता होगा, क्रोमोसोम के अंदर दो आर्म्स होती है, एक छोटी आर्म और एक बड़ी आर्म। छोटी आर्म को हम बोल देते हैं पी और बड़ी आर्म को बोलते हैं क्यू। तो इसमें से कहीं किसी की एक आर्म तो कहीं डिलीट नहीं हो गई है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर कैरियोटाइपिंग के अंदर हम पता कर सकते हैं। अब एप्लीकेशंस ऑफ कैरियोटाइपिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए इसमें हमने पहले इसमें डिस्कस कर लिया है कि कैरियोटाइपिंग के अंदर हम मेजर जो एबनॉर्मलिटीज़ है उसी के बारे में पता लगा सकते हैं। जो माइनर है, स्मॉल एबनॉर्मलिटीज़, जीन स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में इसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। तो मेजर के अंदर जैसे सबसे पहले है डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जैसा कि डाउन सिंड्रोम के बारे में हम इसके अंदर पता लगा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो 21st क्रोमोसोम होता है, उसका नॉर्मली तो हमारे अंदर सबके अंदर पेयर होता है, यानी कि वो 2 होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति के अंदर, उसके पर्सन के अंदर क्या होगा, ये 3 बन जाएंगे। तो 3 बनने के कारण ये के अंदर क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी हो जाएगी। तो अगर कैरियोटाइप के अंदर हमें वो 3 दिखाई दे रहे हैं, जो 21st क्रोमोसोम है, अगर उसके 3 हमें उसके दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर डाउन सिंड्रोम है। इसी तरह टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या है, एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाता है। टोटल हमारे अंदर जैसे 46 होते हैं, लेकिन इसके अंदर 45 ही रह जाते हैं। एक सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। नॉर्मल मेल के अंदर जैसे एक्स और वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्ति के अंदर ये एक्स सिंगल ही होगा, ना वाई भी नहीं होगा, दूसरा एक्स भी नहीं होगा, सिर्फ सिंगल एक्स होता है। तो टर्नर सिंड्रोम है, इसका पता भी हम कैरियोटाइप के द्वारा लगा सकते हैं। थर्ड है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर भी क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, सेक्स क्रोमोसोम जो है एक एक्स्ट्रा आ जाता है। नॉर्मल पर्सन में एक्स वाई या एक्स एक्स होता है, लेकिन क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या है, ये एक और एक्स्ट्रा आ जाता है, तो एक्स एक्स वाई बन जाता है। तो टोटल जो क्रोमोसोम है वो 47 हो जाते हैं। तो इसका पता भी हम कैरियोटाइप के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रीनेटल स्क्रीनिंग के भी कैरियोटाइपिंग के द्वारा की जा सकती है। बच्चे में जन्म से पहले ही अगर उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, जिनमें से ये भी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, या कोई और तरह की किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज़, वो भी इसके द्वारा कैरियोटाइपिंग के द्वारा पता लगाया जा सकता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसका एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेके या कोरियोनिक वेल्स का सैंपल लेके हम इस बारे में पता लगा सकते हैं कैरियोटाइपिंग के द्वारा। नेक्स्ट जो टेक्निक है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है फिश, जिसकी फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले इसके नाम पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके नाम से ही हमें काफ़ी कुछ आइडिया आ जाएगा। फ्लोरोसेंस एक तरह की एक डाई या कोई ऐसा कलर मान लो होता है, जो क्या है यूवी लाइट के अंदर ग्लो करता है। ठीक है, इन सिटू का मतलब है उसी जगह पे, किसी चीज़ को उसी जगह पे देखना ना, जैसे डीएनए या जो जीन है उसको उसी जगह पे जहाँ पे वो पहले से स्थित है वहीं पे उसको देखना। हाइब्रिडाइजेशन मतलब उसके साथ में कोई अलग से कोई एक पार्ट जोड़ के उसको एनालाइज करना। तो फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो फिश जो है वो, उसमें क्या किया जाता है, फिश के अंदर डीएनए प्रोब्स को जोड़ा जाता है। डीएनए प्रोब्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। डीएनए प्रोब्स जो है वो डीएनए के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। डीएनए के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिनको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में हमारे अंदर जो डीएनए है उसके साथ में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे ये मान लो डीएनए प्रोब है और ये इसके साथ में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में जुड़ेगा, है ना। तो ये डीएनए प्रोब्स है। अब इसके साथ में डीएनए प्रोब्स के साथ में क्या है, ये इसके साथ में फ्लूरोसेंस डाई भी इसके साथ में जुड़ी होती है, ताकि ये हमें यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये ग्लो करते हुए नजर आए। तो इनके अंदर फ्लूरोसेंस डाई भी इसके अंदर जुड़ी होती है। तो ये डीएनए प्रोब्स जो हैं वो एक क्रोमोसोम में स्पेसिफिक जगह पे जुड़ जाते हैं, और उससे हमें ये पता लग जाता है कि कोई जीन जो है वो बार बार रेप्लिकेट तो नहीं हुआ, या कोई जीन एब्सेंट तो नहीं है। तो इस बारे में हम इस फिश के द्वारा पता लगाया जा सकता है, अगर क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो। अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो फिश की जो प्रोसेस है वो क्या है, तो सबसे पहले सेम ही कैरियोटाइपिंग की तरह इसमें भी पहले सैंपल लिया जाएगा हमें, क्योंकि एनालाइज क्रोमोसोम को एनालाइज करने के लिए हमें सबसे पहले सेल्स तो चाहिए, और सेल्स हम क्या है, ब्लड से या बोन मैरो से या एमनियोटिक फ्लूइड से या किसी टिश्यू के द्वारा तो ले सकते हैं। तो हमें सेल्स का सैंपल लेना पड़ेगा। तो सैंपल लेने के बाद में उसको एक स्लाइड पे, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे उनको सैंपल को रखा जाएगा, और उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है उसमें डीनेचुरेशन किया जाएगा। डीनेचुरेशन में क्या होगा, डीनेचुरेशन में हीट के द्वारा जो डीएनए का डबल स्टैंड है
डीएनए को डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में चेंज किया जाएगा। जैसे ये डीएनए है मान लो, तो इसमें से एक स्ट्रैंड को अलग किया जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन विद फ्लोरोसेंट प्रोब्स। अब जब ये स्लाइड के ऊपर ये सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो गया, तो इस पे के ऊपर कुछ प्रोब्स डाले जाएंगे जो स्पेसिफिक जिस जीन के बारे में हमें पता करना है, जिस या क्रोमोसोम में जिस जगह के जिस पोजीशन पे हमें पता करना है कि एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं, तो उसी के प्रोब्स इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर या इसके अंदर डाले जाएंगे। काफ़ी सारे प्रोब्स इसके अंदर डाले जाएंगे और ये क्या होगा, ये प्रोब्स स्पेसिफिक जगह पे जाके जहाँ पे जाके उसके साथ में जुड़ जाएगा। जो जीन होगा उसकी जगह पे जाके ये क्या होगा, उसके साथ में जुड़ जाएगा। और इसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम जो एक्स्ट्रा जो प्रोब्स बच गए हमारे पास, इनको क्या कर देंगे, इनको वॉश कर देंगे और जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा प्रोब जो काम के नहीं थे, जो कहीं पे नहीं जुड़े, वो इस स्लाइड से क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे। वॉश आउट होने के बाद अब इसको क्या है, इसको फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो फोर्थ स्टेप है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज करेंगे। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर यूवी लाइट से क्या है, ये प्रोब जो है, ये प्रोब इसके ऊपर फ्लोरोसेंस डाई तो हमने लगाई हुई है, उसकी वजह से ये क्या है, ग्लो करने लगते हैं। ग्लो करने की वजह से हमें इससे पता लग जाता है कि जो स्पेसिफिक जीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, डिलीट है, या कोई स्पेसिफिक जीन जो है वो बहुत बार रेप्लिकेट तो नहीं हो गया। अगर ये मान लो काफ़ी जगह पे हमें ये प्रोब्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये काफ़ी बार कई जगह पे रेप्लिकेट हो चुका है। या अगर ये एक बार भी नहीं इसके प्रोब कहीं जुड़ा, तो इसका मतलब ये एब्सेंट है। और या इसकी पोजीशन जो है ये कहीं चेंज तो नहीं है, कहीं जीन कोई जहाँ पे इसको होना चाहिए वहाँ ना होकर किसी दूसरी जगह तो नहीं है। तो इसकी पोजीशन के बारे में एबनॉर्मलिटीज़, इसकी रेप्लिकेटिव और केशन और उसकी डिलीशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें फ़िश के अंदर क्या है, बहुत ही मतलब स्मॉल एबनॉर्मलिटीज़ है, जीन स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटीज़ का भी हमें इसमें पता लग सकता है, जो कि टाइपिंग में पॉसिबल नहीं था। तो ये जो प्रोसेस थी फ़िश की। अब से आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ़िश। तो एप्लीकेशन ऑफ फ़िश के अंदर जो सबसे पहला है वो है कैंसर डायग्नोसिस। तो कैंसर डायग्नोसिस में क्या है, जैसे ये आइडेंटिफाई बीसीआर एबीएल फ्यूजन जीन। तो बीसीआर जो है और एबीएल ये जीन्स के नाम हैं। जो बीसीआर जो होता है वो 22 क्रोमोसोम के ऊपर होता है और एबीएल जो है वो 9th क्रोमोसोम के ऊपर होता है। तो इसमें इस प्रॉब्लम में क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या होगा, ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, आपस में जैसे एक क्रोमोसोम के अंदर जो है वो आपस में कहीं से जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे क्या है, सीएमएल या क्रोनिक माइलोल्यूकेमिया जो है वो पैदा हो जाता है, जो ये बीमारी इसमें पैदा हो जाती है। तो इसका हम पता फिश के द्वारा लगा सकते हैं। सेकंड जो है प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल डायग्नोसिस जो है इसके अंदर हम जैसे डाइजियोर सिंड्रोम जो है उसका पता लगा सकते हैं। डाइजियोर सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा है 22q11। इसका मतलब है जो 22nd क्रोमोसोम है, 22nd क्रोमोसोम के क्यू, मतलब क्यू का मतलब है बड़ी उसकी आर्म, जैसे ये 2 आर्म होती है, एक बड़ी और एक छोटी। तो क्यू, ये जो बड़ी आर्म को क्यू बोलते हैं, छोटी आर्म को पी बोलते हैं। तो क्यू आर्म के ऊपर जो है, क्यू आर्म के ऊपर जो 11th जो पोजीशन है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वहाँ की वो पोजीशन जो है वो क्या हो गई है, वहाँ पे कोई जगह जो है वो, वहाँ पे जीन जो है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, तो उस टाइप के डिलीशन का पता भी हम फिश के द्वारा पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर का डिटेक्शन भी कर सकते हैं। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई सिंड्रोम है, तो उसका भी पता लगाया जा सकता है, जैसे हमने ये सेकंड में बताया था। तो इन सब का यूज़ क्या है, फिश के अंदर किया जाता है। अब एक बार बात कर लेते हैं जो मेन इनके अंदर डिफरेंस है फिश और कैरियोटाइपिंग के अंदर। तो फर्स्ट जो बात करते हैं रेजुलेशन। तो रेजुलेशन के अंदर जो कैरियोटाइपिंग के अंदर जो रेजुलेशन है वो बहुत काफ़ी लो होती है। उसके अंदर हम सिर्फ लार्ज एबनॉर्मलिटीज़ को ही पता लगा सकते हैं, जैसे कि कोई क्रोमोसोम डिलीट हो गया है या डुप्लीकेशन हो गया है, या पूरे क्रोमोसोम की कोई एक जो आर्म है वो डिलीट हो गई है, तो इसी बड़ी जो एबनॉर्मलिटीज़ है उसी का हम पता लगा सकते हैं। लेकिन फिश के अंदर क्या है, हम स्मॉल एबनॉर्मलिटीज़ का भी पता लगाया जा सकता है। एक जीन स्पेसिफिक, अगर किसी क्रोमोसोम के अंदर कोई जीन पूरा का पूरा डिलीट हो गया है या उसका डुप्लीकेशन हो गया है, तो उसका भी हम फिश के अंदर पता लगा सकते हैं। और सेकंड है टेक्निक। तो कैरियोटाइपिंग के अंदर हम येम्सा स्टैनिंग का यूज़ किया जाता है और फिश के अंदर फ्लोरोसेंट प्रोब्स का यूज़ किया जाता है। फ्लोरोसेंट प्रोब्स जो डीएनए के टुकड़े होते हैं, जो फ्लोरोसेंट या यूवी लाइट के अंदर ग्लो करते हैं, तो उनका यूज़ किया जाता है। थर्ड है डिटेक्शन। डिटेक्शन में जो कैरियोटाइपिंग के अंदर एनोप्लॉइडी, अगर उसकी नंबर में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसका पता लगाया जा सकता है। लार्ज ट्रांसलोकेशन, अगर लार्ज कोई क्रोमोसोम है वो एक जगह से हटके दूसरी जगह चला गया, या क्रोमोसोम का कोई एक बड़ा पार्ट हटके दूसरी जगह पे कहीं पे जुड़ गया है, तो उसका हम इसके कैरियोटाइपिंग द्वारा पता लगा सकते हैं। फिश के अंदर क्या है, जीन स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटीज़ का भी पता लगा सकता है। अगर कोई जीन स्पेसिफिक जीन अगर कहीं एक जगह से हटके दूसरी जगह चला गया है, कहीं जीन कोई डिलीट हो गया है, डुप्लीकेशन हो गया है, तो उसका भी पता हम इसके अंदर फिश के अंदर पता लगा सकते हैं, लेकिन कैरियोटाइपिंग के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल जो है कैरियोटाइपिंग के द्वारा हम, जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम है, उन सबका हम
डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िश के अंदर जीन स्पेसिफिक होने के कारण क्या है, इसके अंदर जैसे बीसीआर एबीएल ट्रांसलोकेशन जो है, इनका भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे बीसीआर जीन और एबीएल जीन जो है आपस में क्या है फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसका भी हम इसके अंदर फ़िश के अंदर पता लगा सकते हैं। तो ओके दोस्तों, यही आज का हमारा टॉपिक था, जिसका नाम था साइटोजेनेटिक टेक्निक्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।